सलूंबर उपचुनाव किसका चलेगा बस, कौन दिख रहा है बेबस, बड़ी बहस। चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव को लेकर घोषणाएं हो चुकी है। हालांकि इसके अलावा जो दूसरे राज्य हैं वहां पर भी है, लेकिन हम बात कर रहे हैं खास तौर से सलूंबर में उपचुनाव को लेकर। जिस तरीके से यहाँ पर घमासान छिड़ा हुआ है कांग्रेस, बीजेपी और बाप पार्टी, क्योंकि पहले यहाँ सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की मुकाबला था, लेकिन बाप पार्टी के कैंडिडेट्स के आने के बाद यहाँ पर जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने विकास की बात करती है, बीजेपी अपने कमल चिन्ह की बात करती है, तो वहीं पर बाप पार्टी बात करती है जल, जंगल और जमीन की। सभी लोगों से हमने बात की। ऐसे में अब क्योंकि सलूंबर में उपचुनाव होने हैं, 13 नवंबर को वहां पर वोटिंग होगी और 23 को नतीजे सबके सामने होंगे। लेकिन नतीजों से पहले, क्योंकि अब जिस तरीके से कैंडिडेट को लेकर चर्चा है, तो वैसे ही चर्चाओं में अब रघुवर सिंह मीणा, जो यहाँ पर पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं, बड़े पदों पर रहे, और सबसे बड़ी बात है CWC के सदस्य रहे हैं, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के। सर, अब उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अभी तक तो आगे पीछे था, और हालांकि अब, लेकिन आप, जैसा कि मैंने देखा कि एकदम से जो है तैयारियों में आप जुट चुके हैं, किस तरह के निर्देश या हिंट्स लगे हैं आपको? देखो, चुनाव आयोग ने अपनी तारीख घोषित कर दी उपचुनाव की, और हमारी विशेषकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पूरी तैयारी चल रही है। तैयारी भी लंबे समय से चल रही है। हमारे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में आए हैं, दोनों सीटों पे गए हैं, सब कार्यकर्ताओं के मन की बात भी टटोली है उन्होंने, जो निर्देश जारी करने थे वो किए भी हैं, प्रभारी लगाए हैं, और हम बूथ वाइज इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटियां भी बन गई हैं। हमारे 300 करीब बूथ हैं, वो निश्चित तौर पे पूरे कार्यकर्ता सक्रियता से काम कर रहे हैं। पिछली बार हम निश्चित तौर पे थोड़े और कॉन्फिडेंस रह गए, ज्यादा भरोसा कर गए, सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के दम पे हमें वोट जनता दे देगी, और जिला बना दिया, कॉलेज खोल दिया, बड़े बड़े ब्रिजेज बना दिए, और संगमेश्वर पुलिया जैसे और देवेंद्र निकट जैसी बड़ी योजनाएं, जो आज तक पूरे राजस्थान में ऐसी योजना कोई एक भी नहीं बनी होगी, ऐसा काम किया। तो हमें ऐसा लगा कि निश्चित तौर पे हम चुनाव जीत जाएंगे, परंतु बाप पार्टी की वजह से हम चुनाव हार गए, ये हम स्वीकार करते हैं। क्योंकि ट्राइबलों का वोट एक तरफा डाइवर्ट हुआ था, और नाम भी उन्होंने आदिवासी पार्टी रख के, और उन्होंने एक आदिवासियों को इस तरह से मोटिवेट किया कि ये हमारी पार्टी, समाज की पार्टी है। उस वजह से गाँव में ज्यादातर लोगों ने वोट बाप को दिया। उसकी वजह से हम चुनाव हार गए थे, परंतु अब परिस्थितियां बदल गई है। लोगों को लगा कि अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं थी, कल्याणकारी योजनाएं थी, डायरेक्ट गाँव में असर करने वाली योजनाएं थी, जीवनदायी योजनाएं थी, मेडिकल हेल्थ की योजना देखो, एजुकेशन की देखो, कॉलेज शिक्षा की देखो, रोड नेटवर्क्स की देखो, सारी योजनाएं सब एक के बाद एक व्यवस्थित तरीके से हो रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी का शासन राजस्थान में है, और 9-10 महीने सरकार के हो गए हैं। अभी तक सरकार के मुखिया को या उसके नुमाइंदों को ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। अधिकारी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मंत्री समझ नहीं पा रहे हैं, MLA मंत्रियों का दोष निकाल रहे हैं कि मंत्री सोए हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, और ट्रांसफर की लिस्टें जारी कर रहे हैं। एक तरफ शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर हो ही नहीं सकते हैं, दूसरी तरफ चुनाव जहाँ है वहाँ 3rd ग्रेड टीचरों के ट्रांसफर इन्होंने कर दिए, दूसरे विभागों के छोटे छोटे कर्मचारियों के ट्रांसफर इंटर जिला दूसरे जिलों में कर दिए। तो निश्चित तौर पे असमंजस की स्थिति में सरकार के नुमाइंदे सारे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के कामकाज को जनता ने नकार भी दिया है, और इस वोट के जरिए इनको आने वाले 13 तारीख को सबक सिखाएंगे। उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा।
अभी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, पूर्व में आपकी गहलोत सरकार थी, चलिए क्योंकि अमृतलाल जी मीणा का निधन हुआ इसलिए फिर से एक बार उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन पहले जिस तरीके से जो है यहाँ पर राजस्थान में गहलोत सरकार थी, केंद्र में बीजेपी सरकार थी, लेकिन अब डबल इंजन सरकार है। और पूर्व में भी जो है एक शिकस्त आपको यहाँ पर मिली करीब 14,000 वोटों की। अब कितना मुश्किल हो जाता है अगर टिकट मिलता है तो उसको पाटना, और उसके बाद जब यहाँ पर सरकार राजस्थान में बीजेपी की है और केंद्र में बीजेपी की, ऐसे में जीत तक पहुंचना। मैं काफी गांवों में काफी लोगों से जनसंपर्क कर चुका हूं। जिन्होंने पिछली बार बाप पार्टी को वोट दिया था, वो लोग आज कहने लग गए कि हमसे गलती हुई है, और इतना संजीदा व्यक्ति, इतना समझदार व्यक्ति को हम विधानसभा में नहीं भेज पाए, ये एक गलती महसूस हो रही है लोगों, मतदाताओं को। अभी जहां जहां हम गए हैं, उन्होंने कहा कि अब की बार हम आपको निश्चित तौर पे जिताएंगे, ऐसा भरोसा दिला रहे हैं। तो उससे मेरे को लगता है कि हम जो पिछले चुनाव के जो 14,000 का गैप था, अगर 7,500 वोट हमारे और मिल जाते तो हम चुनाव जीत जाते। तो उस कमी को हम अभी निश्चित तौर पे पूरी कर पाएंगे। और सरकार जिस तरह से डरा रही है, धमका रही है कि जिला जो है उसको डिलीट कर देंगे, समाप्त कर देंगे, तो निश्चित तौर पे लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार काम करने के बजाय पुरानी सरकार के जो अच्छे काम है उनको उनको डिलीट करना चाहिए। तो उसका असर निश्चित तौर पे होगा चुनावों पर, और हम चुनाव अच्छे वोटों से जीतेंगे। जीत का दम तो हरियाणा चुनाव के अंदर में भी जिस तरीके से जो है कांग्रेस ने रखा था, लेकिन नतीजे वहां पर बड़े चौंकाने वाले आए थे। यहाँ की अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से जो है भारत आदिवासी पार्टी जो है अभी जो है अभी जिस तरीके से जो है अपनी बढ़त को बढ़ा रही है, गठबंधन को लेकर क्या लगता है कि जैसे कि बांसवाड़ा में हुआ था? देखो, बाप पार्टी पहले बीटीपी के नाम से थी, फिर 5 साल उसका जन्म हुए, 5 साल पूरे नहीं हुए, बाप बनी है। तो अब अभी ही सलूम्बर में जैसे 3 कैंडिडेट, मतलब मैं आपकी बात को घुमाऊं कि 5 साल में ही जो एक बच्चा था वो बाप बन गया। नहीं, बच्चा बाप बन गया, नाम दे दिया, बाप तो बाप ही होता है जी। बच्चा का अगर बाप हमने कहा 5 साल ही हुए थे बीटीपी को और उसके बाद सीधा सा बाप पार्टी। नहीं, उसके पीछे एक राजनीतिक सोच थी, क्योंकि बीटीपी का ये कॉन्स्टिट्यूशन था कि एक व्यक्ति 5 साल से ज्यादा रहेगा नहीं, मतलब एक चुनाव लड़ेगा। और ऐसी स्थिति में जो चुनाव लड़के जीते थे, उनके मन में ये आया कि भाई अब वोट तो दोबारा लड़ नहीं पाएंगे, तो उन्होंने नई पार्टी बना के बाप बना दी। तो कोई बात नहीं, बनाई तो उनका व्यक्तिगत एजेंडा है, हम उसमें कुछ कहना नहीं चाह रहे। परंतु अभी इस पार्टी को बने 2 साल ही मुश्किल से नहीं हुए, उस पार्टी में अभी 3 जने मैदान में हैं, टिकट के दावेदार हैं। जीतू है, विकास है, देवीलाल एडवोकेट है। तो अब इनको इनमें से किसको टिकट मिलेगा वो अलग बात है, पर जो वोट देने वाले इनके जाजम है, वो आखिर में 3 में से किसी न किसी को वोट डालेंगे। तो फ्रैक्शन तो यहीं से नजर आ गया। तो ठीक है, आने वाले समय में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। पर हम ये कह सकते हैं बाप से धीरे धीरे लोगों का रुझान कम होता जा रहा है, ट्राइबल लोगों का, और उनको विकास चाहिए, काम चाहिए। तो वो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेंगे। बाप पार्टी से थोड़ा सा बीजेपी की तरफ आ जाता है। आपने 3 नाम तो गिनाई दिए, जैसे बाप पार्टी के आपने 3 कैंडिडेट जो आपको लगता है संभावित है, जैसे बीजेपी की भी कैंडिडेट्स को लेकर तो बिल्कुल डिटेल होगी आपके पास? नहीं, हमारे पास डिटेल क्या, उनकी पार्टी का डिटेल उनके पास होगी, पर हम जो सुन रहे हैं कि उनके जो गणितज्ञ हैं वो जोड़ बाकी गुणा भाग कर रहे हैं कि बाप पार्टी उनके अमृतलाल जी के परिवार में देते हैं, सहानुभूति मिल जाएगी। एक जड़ा कहता है कि नरेंद्र को दें, क्योंकि नरेंद्र बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, हर बार उनको लॉलीपॉप दिया जाता है, कोणी में गुड़ चिपका देते हैं, आने वाले टाइम में लोकसभा दे देंगे, विधानसभा दे देंगे, प्रधान का दे देंगे। अब वो पंचायत समिति सदस्य का चुनाव तो हार गए थे, पर फिर भी दावेदारी
ठोक ही रहे हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, दावेदारी कर सकते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि उनके परिवार में भी 3 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनकी पत्नी लड़ना चाहती है, उनकी बेटी लड़ना चाहती है, उनका बेटा लड़ना चाहता है। तो पहले वो आपस में ही झगड़े पे उतारू हैं। दूसरा, लोगों को ये लगा है कि भाई हमारा एमएलए था तो उसकी जांच होनी चाहिए थी, अचानक कैसे डेथ हो गई। परिवार के लोग भी इस बात को दबे मन से कहते हैं कि कैसे मौत हुई, इसकी जांच होनी चाहिए थी, पर जांच नहीं करके इन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए उसको दबा दिया। वरना हम ये पूछना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जयपुर से आए, यहाँ आए, उदयपुर में रहे, उदयपुर में रात को उनको हॉस्पिटल कौन ले गया, क्या ऐसा हो गया जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। मेडिकल रिपोर्ट भी आउट नहीं हुई, परंतु तो लोग सब लगभग जैसी मार्केट में, बाजार में जो हवाएं हैं, उससे लगता है कि उनकी मौत किसी और कारण से हुई। तो ऐसा समय में कोई सहानुभूति मिले ऐसा लगता नहीं। उनकी पत्नी भी आरोपित है, फर्जी सर्टिफिकेट से चुनाव लड़ी। अमृतलाल जी खुद भी आरोपित ये थे कि उनकी पत्नी के गार्जियन बन के साइन किए मार्कशीट पे, और उनकी बेटी 24 महीने तक 164-65 लोगों का अनाज 24 महीने तक का बेच के लोगों को तो दिया ही नहीं और काले बाजार कर दिया। जो अनाज आया, गेहूं आया राशन की दुकान पे, और वो डीलर थी तो वो भी सस्पेंड है। तो ये सारे आरोपित लोग हैं, इसलिए पब्लिक जान भी गई है कि कोई ज्यादा सहानुभूति वाला बात लगती नहीं है वहाँ। आरोपों की आपने यहाँ पर जड़ी लगा दी है। और जैसे आपने एक बात और कही कि मार्केट में कुछ हवा है, जैसे मार्केट में ये भी हवा है कि 3 साल जो है तीन बार के कार्यकाल के अंदर यहाँ पर जो है बीजेपी शासन रहा, उससे पहले कांग्रेस भी रही है, 70 साल भी हो चुके हैं, लेकिन आवागमन गमन की बात करें, सड़कों की बात करें, चिकित्सा की बात करें, शिक्षा की बात करें, ग्राउंड रिपोर्ट जो कहती है वो कहती है विकास अभी तक नहीं हो पाया। ऐसे रास्तों में डिलीवरी हो जाती है, चिकित्सा के लिए लोगों को उदयपुर आना पड़ता है, छोटी छोटी जांचों के लिए उदयपुर आना पड़ता है। इन लोगों की जो समस्या है, इस पर कौन सी पार्टी जो है इस पर कुछ कर पाएगी? देखो, मैं जब पार्लियामेंट मेंबर बना, मेरे समय की उपलब्धि, मेरी पत्नी एमएलए थी, उनकी उपलब्धि और कांग्रेस पार्टी की उपलब्धि ये कॉमन है। भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले अमृतलाल जी 3 बार एमएलए बने। अब मैं आपको गिन के बताऊं कि देवेंद्र एनीकट, मेरे पिताजी देवेंद्र नाम था, देवेंद्र एनीकट हमारी योजना 2 किलोमीटर की टनल पहाड़ में खोद के पूरी नदी डाइवर्ट की। एक नदी आती है, एक बरसात आती है तो 3-3 तालाब भर जाते हैं। चावंड तालाब, केजर तालाब, हरचंद तालाब, इनके नीचे हजारों बीघा जमीन इरिगेटेड होती है, टूरिज्म बढ़ता है, तालाब हमेशा 12 महीना भरे रहते हैं, वाटर लेवल ऊपर आता है। एक सराड़ा जो गवर्नमेंट कॉलेज है, वो कॉलेज हमने खुलवाया, हमारी उपलब्धि। संगमेश्वर पुलिया है, रठोड़ा से संगमेश्वर एक महादेव मंदिर है और डूंगरपुर और उदयपुर जिलों को जोड़ता है। ये सोम कमला अंबा का बैक वाटर के ऊपर बड़ा डैम बना है, बड़ा पुलिया बना है, ये हमारी उपलब्धि। ऋषभ देव से जगत होता हुआ उदयपुर आने वाला रोड जो करीब 102 किलोमीटर है, 54 करोड़ की लागत से सेंक्शन हमने कराया, काम स्टार्ट हो गया। और हमारा जिला हमने बनाया, जिला अस्पताल हमने बनाया, डीटीओ कार्यालय हमने खोला, डीवाईएसपी कार्यालय सराड़ा हमने खोला, और इसके अतिरिक्त पंचायत समिति जैसमन हमने बनाई। हमने लिफ्ट पानी करके जैसमन का पानी और पीछे के जो 11 गांव है
जावा, ददवा, सेमाल पंचायतों के, इनमें पानी हमने पिलाया। कंतोड़ा और गातोड़ इस एरिया में पानी लिफ्ट करके फिल्टर प्लांट बना के हमने बनाया। तो ऐसी कोई योजना इनकी हो। जसवंत बैंक मेरी उपलब्धि, गिंगला बैंक खुलाई मेरी उपलब्धि, एमपी के तौर पे कांग्रेस के शासन में। तो हमने तो हमारा समय का उपयोग जो किया वो जनता की भलाई के लिए किया। इन्होंने, अमृतलाल जी ने 3 बार एमएलए रहे, तो उनका कोई काम क्षेत्र में ऐसा दिख जाए कि भाई ये काम उन्होंने कराया, बल्कि पीएससी, सीएससी जितने भी खुलाई है अशोक गहलोत के शासन में, ये मेरे प्रयास से खुली है। तो निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने क्षेत्र में काम किया है। बीजेपी ने सिर्फ ड्रामेबाजी की, जातिवाद की बात की और धर्म की बात की, हिंदू मुस्लिम की बात की, मंदिर मस्जिद की बात की, ऐसे भ्रम फैला के ही वोट लिए और वो निश्चित तौर पे बन गए। एक बार मेरे जहाँ चुनाव हारने की बात है, 18 में मैं चुनाव जो हारा हूँ, रेशमा देवी हमारे प्रधान थी, वो बागी लड़ गई, 15,000 वोट काट लिए, माहौल खराब किया, उसकी वजह से मैं हार गया। अभी 23 में जो चुनाव हुआ, बाप पार्टी की वजह से हारा। तो हमने हमारे काम की वजह से नहीं हारे, हमने हम चुनाव हारे हैं तो कहीं न कहीं अपनों वजह से भी कह रहा हूं ना मैं। हाँ, कांग्रेस को हरा देती है कभी कभी, बाकी बीजेपी की हैसियत नहीं है कि वो कांग्रेस को हरा दे, परंतु हमारी कमियों की वजह से भी हार गए। और दूसरा, हार के बाद में कुछ समीकरण फीडबैक आपस में बैठ के किए कि अब मत हराना? नहीं, अब तो देखो, मत हराना नहीं, अभी हमारी जितनी दूरियां थी उतनी दूरियां सब कम हो गई और ये संकल्प लिया है कि कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा तो हमारे कार्यकर्ता मायूस जो हो जाता है, इस बार साथ में नजर आने वाला है। हाँ, सब साथ में मिलके काम करेंगे, किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है और पंचायती राज में बैठ के सब ठीक ठाक कर देंगे। एक आखिरी सवाल और आपसे, क्योंकि शायद चुनाव से जुड़ा हो या नहीं हो, लेकिन क्योंकि अब सलूमपुर उपचुनाव की बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां यहाँ पर जो है प्रमुखता से अपनी जो है यहाँ पर कैंपेनिंग कर रही है, लोगों से मिल रही है। लेकिन ये बयानबाजी जिस तरीके से चलती है, बाप पार्टी की जैसे बयान आती कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इधर जो है यहाँ पर आप देखेंगे जो बीजेपी के सांसद हैं वो आजकल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है और वो लगातार जो है शाब्दिक बाण चलाते हैं। कभी कुछ बाण बाप पार्टी से चलते हैं, तो उसके बाद में इधर से बाण चलते हैं, तो पता चलता है कि आदमखोर को जो है बाप पार्टी ने छोड़ दिया गोगुंदा के अंदर में। तो क्या राजनीति जो है अब इस तरीके से हो गई है कि सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ऊपर शाब्दिक बाण किए जाए, इसी से जीत का कोई दायरे तय होते हैं? देखो, ये बड़ी दुखद बात मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि एक एमपी जो होता है या एमएलए होता है, चुनाव में प्रतिनिधि जो होता है, उसका एक कद होता है, एक गरिमा होती है। कभी भी हमें बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे बोलने से कितने लोगों के मन पे ये अच्छा बुरा असर होगा, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। परंतु जो लोग कुछ लोग नए आ गए, नौसिखिया लोग राजनीति में आ गए, जिनको अवसर मिल गया किन्हीं कारणों से, वो लोग इस तरह की बेहुदा बातें करते हैं। रही बात, आज इस क्षेत्र में विकास की आवश्यकता है, धर्म कर्म ये तो ठीक है, जो लोकतंत्र में हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, कुछ भी काम कर सकता है, ये हमारी स्वतंत्रता है। इसमें कई विवाद खड़ा करने की आवश्यकता भी नहीं है। पर जो लोग विवाद खड़ा करते हैं वो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए विवाद खड़ा करते हैं, ये मैं ठीक नहीं समझता हूँ। दिवाली से पहले आतिशबाजी होने वाली है? दिवाली से पहले आतिशबाजी दिवाली के बाद हो, छोटी दिवाली के पहले आतिशबाजी निश्चित तौर पे होगी और दिवाली पे तो होगी। और आपके माध्यम से मैं दिवाली पे सभी हमारे जितने भी भाई बहन बुजुर्ग बच्चे वगैरह जो भी हैं, उन सब के शुभकामना अर्पित करता हूँ। उनके ये दिवाली बहुत मंगलमय हो, पूरा साल बहुत खुशी के साथ रहें, आनंदित रहें। आने वाले समय में सब पुनः मिले और इसी तरह से खुशी के साथ एक दूसरे का साथ दें।
सलूम्बर उपचुनाव अब जो है हॉट सीट तो यहाँ पर है ही, क्योंकि तीनों ही जो पार्टियां हैं वो यहाँ पर अपना पूरा दमखम लगा रही है। वैसे अब छोटी दिवाली से पहले यहाँ पर आतिशबाजी किस तरीके से होती है, कौन सी पार्टी करती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन हाँ, यहाँ पर रघु सिंह मीणा ने जरूर माना कि इससे पहले जो है अगर वो आ रहे हैं तो अपनी ही पार्टी के बागी के लोगों की वजह से आ रहे हैं, दूसरी बार अगर वो हारे हैं तो कहीं ना कहीं आप पार्टी की वजह से आ रहे हैं। यहाँ हार को स्वीकार करना एक बड़ी बात होती है, लेकिन पूरा कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार हार नहीं बल्कि जीत का दामन थामकर जनता की सेवा करें। रवि मल्होत्रा, न्यूज़ 24 उदय। सलूम्बर उपचुनाव किसका चलेगा बस?